लड़कियां भी नीलू को चिढ़ाते हुए कह देती हैं, अरे काकी, कभी ना कभी तो सोहन के लिए कोई ना कोई लड़की तो आएगी। सोहन के लिए तो नीलू कहती है, हाँ हाँ जरूर आएगी, लेकिन वह सबसे अलग होगी। इतना कहकर नीलू वहाँ से चली जाती है। एक दिन एक गाड़ी गांव के अंदर आती है, चमचमाती हुई गाड़ी। उसमें से एक सेठ जो कोट पैंट और सूट बूट पहनकर काला चश्मा लगाकर बैठा हुआ होता है, और उसके साथ एक औरत भी होती है जो ऐसा लग रहा था मानो उस गांव में आकर खुश नहीं था। सेठ गाड़ी से सोहन के घर के पास रोकता है। वह आदमी जिसने सूट वूट पहना हुआ था गाड़ी से नीचे उतरता है। वह औरत भी गाड़ी से बाहर आती है और रास्ते में जा रहे एक आदमी से पूछते हैं कि सोहन जो मुंबई से डॉक्टरी की पढ़ाई करके आया है, क्या यह उसी का घर है? वह आदमी उनसे कहता है, आपने सोहन के घर के सामने ही अपनी गाड़ी खड़ी की है और यह उसी का घर है। वह आदमी अपना काला चश्मा उतारता और घर की तरफ देखता है। उसकी पत्नी इधर उधर देखकर अपनी नाक सिकोड़ती है। वह आदमी दरवाजे पर लगी डोरबेल बजाता है। घर देखने में शहर के घरों की तरह नहीं होता है, लेकिन गांव के मुताबिक वह घर बहुत सुंदर होता है। खुले खुले कमरे और साफ सफाई के मामले में भी सबसे अलग था। डोरबेल बजते ही कुछ देर में जो नीलू गेट खोलती है, सूट वूट पहने आदमी को अपने सामने देखकर वह घबरा जाती है, क्योंकि ऐसा पहली बार होता है जब कोई इस तरह का आदमी उनके घर पर आया हो। मुरली उस वक्त घर पर नहीं था, इसलिए वह उनसे बाहर से ही पूछते, जी कहिए किससे काम है? आप लोग इस गांव के तो नहीं लगते, ना ही हमारी जान पहचान के हो। वह आदमी नीलू से कहता है कि हाँ मुझे पता है, मैं आप लोगों की जान पहचान का नहीं हूँ। मुझे सोहन से बात करनी है, आपका बेटा है ना वह? नीलू कहती है, हाँ हाँ मेरा बेटा है, लेकिन आपको उसे क्या काम है, मुझे बताइए, मैं उससे बोल दूंगी। नीलू को दरअसल डर लग रहा था, कहीं ये लोग उसके बेटे को नुकसान तो नहीं पहुंचाने आए। वह आदमी नीलू से कहता है, देखिए आप घबराइए मत, हमें बस उससे बात करनी है और कुछ नहीं। वह औरत कुछ नहीं बोलती, बस पास में खड़ी रहती है। नीलू काका को आवाज़ लगाती है और कहती है, मौसा जी, क्या आप सोहन के पिता को ले आइए, कोई उनसे मिलने आया है। काका कहते हैं, ठीक है बिटिया, मैं जाता हूँ। नीलू उन लोगों को सोहन के बारे में कोई जानकारी नहीं देती। वह कहाँ है, ना ही वह उन्हें घर के अंदर आने को बोलती है। वह आदमी खुद ही नीलू से कहता है, आप हमें अंदर नहीं बुलाएंगी? नीलू कहती है, अगर आप हमारी जान पहचान के होते तो ज़रूर बुलाती, लेकिन अभी हमारे घर पर कोई नहीं है सिवाय मेरे, और मैं आप लोगों को जानती भी नहीं हूँ। फिर मैं ऐसे कैसे आप लोगों को अंदर आने को कह दूँ? सोहन के पिताजी गुस्सा करेंगे। कुछ देर में मुरली भागता हुआ घर आता है। वह अपने घर के बाहर एक गाड़ी खड़ी देखकर चौंक जाता है। वह फटाफट से घर की तरफ मुड़ता है। वहाँ पर उन लोगों को खड़ा हुआ देखकर पूछता है कि आप लोग कौन हैं? मैं तो आप लोगों को जानता नहीं हूँ, आप मुझसे मिलने क्यों आए हैं? नीलू कहती है, सुनिए जी, ये आपसे मिलने नहीं आए हैं, यह तो सोहन से मिलने आए हैं, लेकिन काम नहीं बता रहे हैं कि क्या है। मुरली तैस में आकर उनसे कहता है, आप काम क्यों नहीं बता रहे? आपको मेरे बेटे से क्या काम है? उससे कोई गलती हुई है क्या? पहले हमें बताओ, आपको क्या काम है, तब हम बताएंगे हमारा बेटा कहाँ है। वह आदमी कहता है, देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, सोहन से कोई गलती नहीं हुई है। दरअसल यह मेरी पत्नी है। शायद आप लोग हमें नहीं जानते, लेकिन मेरी बेटी ने मुझे आपके बेटे के बारे में बताया है। वह काफ़ी समय से बीमार चल रही है। मुरली कहता है, आप किसकी बात कर रहे हैं, साफ साफ बताइए। वह आदमी कहता है, दरअसल मेरी बेटी का नाम रूपल है, मैं उसका पिता हूँ। मुरली कहता है, देखिए अगर आप अपनी बेटी के बारे में मेरे बेटे से कोई बात करना चाहते हैं तो माफ़ कीजिएगा, मेरा बेटा इस बारे में कोई बात नहीं करेगा। और आप कहना क्या चाहते हैं, हमारे बेटे की वजह से आपकी बेटी बीमार हुई है? वह आदमी कहता है, नहीं नहीं, मैं आप पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, मैं तो बस हाथ जोड़कर आपसे विनती करने आया हूँ। मुझे बस एक बार सोहन से मिलवा दीजिए, उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा। मुरली कहता, देखिए आप जो कोई भी हैं, आप पहले हमें बताइए आप सोहन को क्या कहना चाहते हैं। वह आदमी कहता है कि मैं सोहन के आगे हाथ जोड़कर भीख मांगने आया हूँ कि वह मेरी बेटी को स्वीकार कर ले। वह उसे जानता है, और हाँ यह बात और है कि वह उसे प्यार नहीं करता था, लेकिन मेरी बेटी उसे दिलो जान से प्यार करती है, और अगर सोहन ने उसे स्वीकार नहीं किया तो शायद उसकी जान चली जाए। मुरली कहता, देखिए हमें सारी बात का पता है, मेरे बेटे ने हमें बता दिया था, जो लड़की आत्महत्या का कदम उठा सकती है, आगे चलकर वह जिस घर में शादी करेगी उसके लिए भी तो मुसीबत खड़ी कर सकती है। अभी वह कुंवारी है, इसलिए आप लोगों ने
किसी दूसरे पर इल्ज़ाम नहीं लगाया, क्योंकि इल्ज़ाम लगाने के लिए कोई था ही नहीं। लेकिन जब शादी हो जाती है तब हर बेटी का पिता जो कसूरवार अपनी बेटी को नहीं बल्कि उसके ससुराल वाले उसे कसूरवार नज़र आते हैं। मैं बड़ी मुश्किल से अपने बेटे की परवरिश कर चुका हूँ और यह मेरी पत्नी नीलू है, उसका एक आंसू भी इससे बर्दाश्त नहीं कर सकती। भगवान ना करे अगर बाद में कुछ ऐसा हुआ और हमारा बेटा किसी तरह की मुश्किल में फंस गया तो मेरी पत्नी तो जीते जी मर जाएगी। इतना प्यार तो मैं अपने बेटे से नहीं करता हूँगा जितना मेरी पत्नी करती है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आप यहाँ से चले जाइए, हमें यह रिश्ता स्वीकार नहीं है। मैं जानता हूँ आपके लिए यह मानना मुश्किल है, लेकिन कोई भी लड़का ऐसी लड़की से शादी नहीं करना चाहेगा जो आत्महत्या करने जैसा कदम उठा चुकी हो। सोहन तो उसके बारे में सब जानता है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। आप लोग पढ़े लिखे हैं और समझदार हैं, हम आपसे विनती करते हैं, हम अपने हाल में खुश हैं, हमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। हम अपने बेटे के लिए कोई और बहू ढूंढेंगे तो वह किसी गांव की सीधी सादी लड़की होगी। हमारे बेटे ने भी हमसे कह दिया है वह अगर शादी करेगा तो हमारी मर्जी से। वह आदमी कहता है यह तो आप अपने बेटे के साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं। इतने में सोहन भी खाना खाने के लिए घर पहुंच जाता है। सोहन अपने घर पर उस आदमी और उसकी पत्नी और अपने माता पिता को बहस करते हुए समझ नहीं पाता कि ये लोग कौन हैं। जो भी हैं थोड़ा नज़दीक पहुंचता है वो, तब वह उन्हें पहले नमस्ते करता है, फिर उनसे पूछता है कि आप लोग कौन हैं और किस बात पर बहस कर रहे हैं। तो रूपल के पिता सोहन को सर से पांव तक देखते हैं, फिर उससे पूछते हैं क्या तुम्हारा नाम ही सोहन है। वह कहता हाँ, क्योंकि सोहन ने कभी भी रूपल के माता पिता को देखा नहीं था, कभी उनसे मिला नहीं था। तब वह आदमी कहता मैं रूपल का पापा हूँ और यह उसकी मम्मी है। सोहन उन्हें हाथ जोड़कर नमस्ते कहता है और कहता है आइए आइए ना, अंदर बैठिए। तभी दोनों अंदर आते हैं। मुरली तो उन दोनों को अपने घर बैठाना तो नहीं चाहता था, लेकिन अभी वह चुप था, क्योंकि बात संस्कारों की थी। जहाँ संस्कार होते हैं वहाँ मुरली जैसा पिता किसी की बेइज्जती नहीं करता। रूपल के पापा सोहन के घर को अंदर से देखकर हैरान रह जाते हैं। जितने बड़े बड़े उनके रहने के कमरे होते हैं उतने तो शहरों में हॉल होते हैं, जिनमें सभी लोग इकट्ठा मिलकर चाय नाश्ता कर पाते हैं। रूपल के पापा सोहन को कहते हैं बेटा तुमने घर तो बहुत अच्छा बनाया है। सोहन कहता है अंकल आपको गलतफहमी हुई है, यह घर मैंने नहीं मेरे पिताजी ने बनाया है। मैं आज जो कुछ भी हूँ अपने पिताजी की वजह से हूँ, अपनी माँ के प्यार की वजह से हूँ। और अब आप बताइए आपका यहाँ आना कैसे हुआ और आपको ऐसा क्या काम आ गया कि आपको यहाँ तक आना पड़ा। रूपल के पापा कहते हैं बेटा मैं मानता हूँ मेरी बेटी से गलती हुई है, लेकिन बेटा तुम भी जानते हो मेरी बेटी तुम्हें दिलो जान से चाहती है। अब भी उसके दिल और दिमाग की सुई सिर्फ तुम्हारे ऊपर अटकी हुई है। वह कहती है अगर वह शादी करेगी तो सिर्फ सोहन से, वरना किसी से नहीं। मैं उसे समझा कर थक चुका हूँ, लेकिन वह अपनी बात पर टिकी हुई है और अगर वह शादी करेगी तो सिर्फ सोहन तुमसे, वरना किसी से नहीं करेगी। और इस तरह किसी के साथ मैं ज़बरदस्ती शादी भी नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी बेटी का पिता हूँ, अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हारे आगे विनती करने आया हूँ। बेटा मेरी बेटी से शादी कर लो, उसकी जान बच जाएगी। नीलू और मुरली दोनों इकट्ठे बीच में बोल पड़ते हैं भाई साहब आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप अपनी बेटी का इलाज करवाओ और हम इस रिश्ते से बिल्कुल इनकार करते हैं। ऐसी कोई ज़बरदस्ती शादी होती है क्या? शादी वहाँ की जाती है जहाँ दोनों की रजामंदी हो। हमारे बेटे ने साफ साफ कह दिया है वह अगर शादी करेगा तो सिर्फ हमारी मर्जी से, आप चाहो तो सोहन से पूछ सकते हो। सोहन कहता है अंकल मेरे माता पिताजी बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपकी बेटी से प्यार नहीं करता, मैंने उसे सिर्फ एक अच्छी दोस्त माना। वह जो बातें आप लोगों के बताती है बस उन बातों से मुझे उससे बहुत हमदर्दी थी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं जो मुझे वो अपने बारे में बताती थी, बस और कुछ नहीं है अंकल जी हमारे बीच। इससे ज़्यादा कुछ होता तो आज मैं यह मुकाम हासिल नहीं कर पाता। आज मैं गांव के लोगों की सेवा कर रहा हूँ, मेरा मकसद यही था। और मेरे पिताजी का भी लड़कियों के चक्कर में मैं वहाँ अपनी ज़िंदगी ख़राब नहीं करना चाहता था। इस रिश्ते के लिए मेरी तरफ से तो बिल्कुल ना है। रूपल की सौतेली माँ कहती है कि ऐसी क्या बात बताई है रूपल ने तुम्हें जो तुम्हें उससे हमदर्दी हो गई थी। नीलू कहती है यह बात बहन जी आप अपनी बेटी से पूछिए, मेरे बेटे से क्यों पूछ रही हैं, उसे क्यों परेशान कर रही हो।
रूपल के पापा कहते हैं, बेटा मैं समझ सकता हूँ, हर आज्ञाकारी बेटा अपने माता पिता की आज्ञा सबसे पहले मानता है, लेकिन क्या तुम्हें रूपल से बिल्कुल भी प्यार नहीं है, जबकि वो तो तुम्हारे लिए मर मिटने के लिए तैयार बैठी है। सोहन बेटा, तुम जो कहोगे, जो चाहोगे, मैं वही तुम्हारे सामने हाजिर करने की कोशिश करूँगा, बस तुम इस रिश्ते के लिए हाँ कर दो। मुरली कहता, भाई साहब हम एक बार कह चुके हैं, आप सोहन पर दबाव मत डालिए, ना ही हम सोहन पर कोई दबाव डाल रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप सोहन से अकेले में भी पूछ सकते हैं। अगर मेरा बेटा हाँ कह देता है तो मैं खुशी खुशी आपकी बेटी को स्वीकार कर लूँगा, लेकिन अगर आप ज़बरदस्ती मेरे बेटे से हाँ करवाएंगे तो आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, मैं अपने बेटे की खुशी को बर्बाद नहीं होने दूँगा। शादी कोई 1-2 साल का खेल नहीं है, जब जी चाहा और कर ली शादी, जब जी चाहा तोड़ दी। यह तो हमेशा तक का साथ है। ऐसी लड़की जो आत्महत्या करने का कदम उठा चुकी है, क्या गारंटी है वह बाद में मेरे बेटे को परेशान नहीं करेगी? कल अगर छोटी छोटी बातों पर वह आत्महत्या की धमकी देने लग गई तो हमारे तो खुशहाल परिवार में आग लग जाएगी। रूपल की माँ अपने पति को कहती है, मैं तो आपको पहले ही कह रही थी, यह लोग गांव के हैं, यह नहीं मानने वाले। आपको ही पड़ी थी यहाँ आने की, अब करवा लो अपनी बेइज्जती। तब नीलू कहती है, बहन जी हम गांव वाले ज़रूर हैं, लेकिन अपने बच्चों को संस्कार देकर रखते हैं, दूसरों को दुख में दुखी देखकर दुखी होते हैं, खुश में देखकर खुश होते हैं, दूसरे के ऊपर जोर ज़बरदस्ती नहीं करते। आप गांव वालों की बराबरी कहाँ कर लेंगे? सोहन कहता, माँ तुम चाय बना कर ले आओ, दूर से आए कुछ खाने के लिए भी ले आना। नीलू का दिल तो नहीं करता, लेकिन वह फिर भी चाय बनाने के लिए चली जाती है। रूपल के माता पिता भी जो मना करते हैं। थोड़ी देर में नीलू चाय के साथ खाने की चीज़ मेज पर रख देती है। सोहन खुद रूपल के माता पिता को चाय सर्व करता है। रूपल के पापा कहते हैं, सोहन बेटा एक बार फिर से सोच लेना, अब हम यहाँ से चलते हैं, हमारी बेटी की ज़िंदगी का सवाल है। सोहन कहता, अंकल जी इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है, मैं रूपल से शादी नहीं कर सकता, क्योंकि ना तो मैं उससे प्यार करता हूँ और शायद ना ही प्यार दे पाऊँगा। वह ऐसी लड़की नहीं है जैसी मुझे चाहिए। आप प्लीज़ रूपल के लिए कोई ऐसा लड़का देख लीजिए जो उसकी परवाह करे और जो उसे दिल से प्यार करे, और सबसे बढ़कर उसे आप दोनों के प्यार की बहुत ज़रूरत है। रूपल के माता पिता वहाँ से चले जाते हैं। वो रास्ते में सोचते हैं, काश सोहन हाँ कर देता। और रूपल की सौतेली माँ मन ही मन सोचती है, कितना अच्छा लड़का है, ऊपर से इकलौता भी है और पैसे की कोई कमी नहीं। काश मेरी बेटी प्रिया के लिए यह मान जाए, घर जाकर इनसे बात करूँगी। घर पहुँचते ही रूपल की सौतेली माँ उसके पापा से पूछती है, आपको सोहन कैसा लगा? रूपल के पापा कहते हैं, सोहन तो बहुत ही अच्छा लड़का है, मैंने तो पहली बार ऐसा लड़का देखा है जो दूसरों की इज्जत भी करता है और अपने माता पिता की बात को भी सर आंखों पर रखता है। शायद हमारी बेटी के लिए ईश्वर उस लड़के को चाहता ही नहीं है। खैर जैसी ऊपर वाले की मर्जी, मुझे तो लड़का बहुत अच्छा लगा, घर बार सब अच्छा था। काश उसके माता पिता मान जाते तो वह लड़का भी मान जाता, पर वह अपनी जगह सही है। जो लड़की आत्महत्या का कदम उठा चुकी है, उस लड़की को कौन अपने परिवार की बहू बनाएगा? मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारा भी कसूर है, हम अपनी बेटी को कभी समझ नहीं पाए, हम उसे वह प्यार नहीं दे पाए जो वो डिजर्व करती थी। आज हमारी वजह से वह कितनी डिस्टर्ब हो चुकी है, पता नहीं क्या होगा रूपल का। रूपल की सौतेली माँ कहती है, आपको तो जहाँ सिर्फ रूपल की पड़ी है, आप क्यों भूल जाते हैं कि आपके एक और बेटी है प्रिया? क्यों ना हम सोहन को प्रिया के बारे में पूछें? मेरा कहने का मतलब है, प्रिया के लिए सोहन कैसा रहेगा? प्रिया तो अच्छी लड़की है, देखने में भी सुंदर है, शायद उसके माता पिता मान जाएं। क्या कहते हो आप? रूपल के पापा कहते, कैसी बातें कर रही हो? रूपल मोहन को पसंद करती है और हम उस लड़के की शादी रूपल की बहन से कैसे कर सकते हैं? कैसे लगेगा रूपल को? क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम ही रूपल की कोई परवाह नहीं करती हो। ऐसे वक्त में जब रूपल की ज़िंदगी बर्बादी के कगार पर है, तुम्हें तो उसे प्यार देना चाहिए। तुम उसकी खुशियाँ छीनकर प्रिया की झोली में भरना चाहती हो। तुम्हें क्या लगता है, क्या प्रिया और रूपल दोनों खुश रह पाएंगी?
रूपल की सौतेली माँ कहती है, आपको ना शायद प्रिया से ज़्यादा रूपल से प्यार है। और आपको क्या लगता है, क्या मैंने उसे लड़की को कभी प्यार नहीं दिया? अगर प्यार न दिया होता और उसकी ना सोचती तो आज मैं आपके साथ उसके रिश्ते के लिए इतने दूर नहीं जाती, साफ मना कर दी। मैं तो जो बस इतना कह रही हूँ कि लड़का अच्छा हाथ से ना जाए, प्रिया की भी शादी तो करनी है ना। रूपल के पापा कहते हैं, नहीं किरण, तुम्हारी आंखों में आज मैं सिर्फ स्वार्थ देख रहा हूँ, प्यार नहीं। तुम मेरी पत्नी हो। मैंने जितना प्रिया से प्यार किया है उतना ही मैं रूपल से भी करता हूँ। मैंने दोनों में कभी फ़र्क नहीं किया, लेकिन आज तुमने दिखा दिया कि तुम दोनों में फ़र्क करती हो। पता नहीं क्यों मैं इतने सालों से यह बात नहीं समझ पाया कि सौतेली सौतेली ही रहती है, वह कभी सगी नहीं बन सकती। तब रूपल की सौतेली माँ कहती है, हाँ मैं सौतेली हूँ, लेकिन क्या मैं अपनी बेटी के बारे में सोचना गलत है? मैं आखिर माँ हूँ, अपनी बेटी का भी भला तो सोचूंगी ना। ऐसा तो नहीं है ना कि मैं एक की खुशी देखूं और दूसरी का भला बिल्कुल ना सोचूं। आप अपनी बेटी का सोच सकते हैं तो क्या मैं अपनी बेटी का नहीं सोच सकती? रूपल के पापा कहते हैं, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? प्रिया मेरी बेटी नहीं है, तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? आज तुमने दिखा दिया कि तुम्हारे अंदर कितना जहर भरा पड़ा है। शायद मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरी बेटी रूपल की जो आज हालत है वह भी तुम्हारी वजह से है। एक बात याद रखना किरण, यह तो मैं जान कर रहूँगा कि तुमने रूपल के साथ क्या किया। अगर तुम्हारा इसमें जरा भी हाथ हुआ तो याद रखना तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। तब रूपल की सौतेली माँ कहती है, पूछ लेना अपनी प्यारी बेटी से, शायद कुछ बता दे मेरे बारे में। वैसे तो वह एक नंबर की झूठी है, पता नहीं क्यों सोहन की ज़िंदगी खराब करने पर तुली हुई है। ऐसी लड़की से तो लड़की ना होना ही सही है। और हाँ, मैं डरती नहीं हूँ कि आप क्या करेंगे क्या नहीं। मुझे किसी बात से डरने की ज़रूरत नहीं है। मुझे क्या करना है यह मैं अच्छे से जानती हूँ। मुझे बस इतना बता दो, आप सोहन से प्रिया की बात करेंगे या नहीं? रूपल के पापा कहते हैं, अच्छा हुआ आज तुम्हारे अंदर की भड़ास मेरे सामने निकल गई, वरना मैं तो आज तक अनजान था इन सब बातों से। और अब मैं समझ भी रहा हूँ क्यों तुमने मेरे ऊपर जोर डाला रूपल को मैं घर से दूर भेज दूँ। तुम फिक्र मत करो, मेरी बेटी रूपल बहुत हिम्मत वाली है, वह अपनी ज़िंदगी की जंग जीत लेगी। कोई ना कोई लड़का तो ज़रूर होगा जो उसे सच्चे दिल से प्यार करेगा। सोहन की बात मुझे बिल्कुल सही लगी। मुझे रूपल के लिए ऐसा लड़का ढूंढना चाहिए जो उसकी परवाह करे। रही प्रिया के लिए सोहन की बात करना, तो मैं हरगिज नहीं करूँगा। जो तुम्हें करना है तुम कर लो। हाँ, तुम खुद ही बात कर लेना सोहन से। मुझे भी अच्छा लगेगा जब वह तुम्हारे मुंह पर बेइज्जती करेगा और उसके माँ बाप तुम्हें नीचा दिखाएंगे। तब रूपल की सौतेली माँ कहती है, अच्छा तो यह भी हुआ कि मुझे पता चल गया तुम मेरे बच्चों में कितना फ़र्क करते हो। ठीक है, अगर आप बात नहीं करते हो तो उससे मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। रूपल के कमरे में उसके मम्मी पापा की आवाज़ आ रही थी और वह सुन पा रही थी कमरे के अंदर क्या बातें हो रही हैं। उनकी बातें सुन सुनकर रूपल परेशान हो रही थी। इतना तो वो समझ गई थी, सोहन उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं है। अब उसका दिल और ज़्यादा दुखी हो गया था कि उसके मम्मी पापा के बीच दूरियां पैदा हो गई हैं और उनकी वजह सिर्फ रूपल है। रूपल की सौतेली माँ थोड़ा रुक कर सोचती है कि अगर वह सोहन को अपनी बेटी प्रिया के लिए मना भी लेगी तो मेरा पति कभी इस रिश्ते को अपनी सहमति नहीं देगा, फिर तो दहेज में भी कुछ नहीं देगा। रूपल की सौतेली माँ का सब्र करके बैठ जाती है और कुछ ना करने का फैसला लेती है, लेकिन मन ही मन वह सोचती है कि वह रूपल का जीना अब दुश्वार कर देगी। रूपल के पापा अब रूपल के लिए दूसरा रिश्ता ढूंढने लगते हैं। दूसरी तरफ सोहन के माता पिता भी उसके लिए लड़की ढूंढना शुरू कर देते हैं। सोहन के लिए गांव की एक लड़की रीता का रिश्ता आता है। वह 12वीं कक्षा तक पढ़ी लिखी होती है। सोहन के मुकाबले में उसकी पढ़ाई कुछ भी नहीं थी, लेकिन सोहन और उसके माता पिता ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़कियों के कारनामे देख चुके थे, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि शहर जाकर पढ़ी लिखी कोई लड़की उनके परिवार की बहू बने और उनके परिवार को तोड़ दे। मुरली कहता है, बेटा मोहन, काका के पास के गांव का कोई आदमी मिला था, वो एक लड़की बता रहा था तुम्हारे लिए, 12वीं जमात तक पढ़ी है, तुम्हारी मर्जी हो तो क्या उस लड़की को देखने चलें? सोहन कहता है, पिताजी एक बार माँ से पूछ लीजिए, फिर जैसा आपको सही लगे ठीक है। मुरली कहता है, बेटा तुम भी तो अपनी मर्जी बताओ, तुम्हारी माँ से तो मैं पूछ चुका हूँ, वो तो लड़की देखने के लिए तैयार है,
बस तुम्हारी यहाँ की बाट देख रही है। सोहन कहता ठीक है पिताजी, अगर माँ की भी हाँ है तो मेरी भी हाँ है, आप जब कहो मैं चलने को तैयार हूँ। इतना कहने के बाद सोहन अपने क्लिनिक चला जाता है। मुरली और नीलू सोहन के नाना नानी के घर पर खबर भिजवा देते हैं कि वे लड़की देखने जा रहे हैं, वह भी आ जाएं। अगली सुबह नीलू के माता पिता उनके घर आ जाते हैं। वे सोहन की शादी को लेकर बहुत खुश होते हैं। दूसरी तरफ काफ़ी कोशिश करने के बाद भी रूपल के पिता को कोई अच्छा लड़का उसके लिए नहीं मिलता। रूपल अब बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी थी। अब उसके पापा ने उसके लिए रिश्ता ढूंढने के बजाय उसके पास रहना बेहतर समझा। वे उसे हर रोज़ तरह तरह से प्यार देने की कोशिश करते, लेकिन रूपल की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। आखिरकार उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। मुरली अब सबको लेकर सोहन के लिए लड़की देखने चला जाता है। लड़की के नए नक्श कुछ खास नहीं थे, वह सिर्फ पढ़ी लिखी थी, लेकिन नीलू को उसका सबके साथ ज़ोर ज़ोर से हंस कर बात करना बिल्कुल पसंद नहीं आया। नीलू को गुस्सा तो तब आया जब उसने देखा कि वह सोहन के साथ ऐसे बातें कर रही थी मानो उसे पहले से जानती हो, जबकि उसकी नज़र में संस्कारी लड़की अपने होने वाले पति से जब पहली बार मिलती है तो उसे नज़रें झुका कर रखनी चाहिए। लड़की के माता पिता ने भी उसे चुप करवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह चुप ही नहीं हो रही थी। वह सब वहाँ नाश्ता करते हैं लेकिन खाना नहीं खाते और चले आते हैं। बाद में वो संदेश भिजवा देते हैं कि वह यहाँ अपने बेटे का रिश्ता पक्का नहीं करेंगे। बाद में लड़की के माता पिता लड़की को बहुत डांटते हैं और कहते हैं तुझे कितनी बार कहा है, जब कोई लड़का तुझे देखने आए तो अपनी जुबान मत चलाया कर। देख यह रिश्ता भी गया हाथ से निकल, कितना अच्छा लड़का था। घर जाकर नीलू कहती है चलो शकल पर बंदा सब्र भी कर ले, लेकिन जुबान कितनी चला रही थी। अरे हमारे घर में सब शांति से रहते हैं और यह लड़की तो हमारी बेइज्जती करवा देती पूरे गांव में। क्या कहता कोई, आज हमारे साथ इस तरह ज़ोर ज़ोर से बोल रही है, कल गांव वालों के साथ भी इसी तरह बर्ताव करेगी। हम तो कहीं के नहीं रहते, एक ही तो बेटा है मेरा, उसके लिए भी यूं ही थोड़ी किसी हैरी गैरी को चुन लूँगी। सोहन मजाक करते हुए कहता है पिताजी, जब वह लड़की बात कर रही थी मुझसे तो माँ का चेहरा देखने लायक था और वो हंसने लगता है। वैसे एक बार माँ, सोहन कहने लगा, उसे चलवा कर भी देख लेती, दोनों पैर सही चलते हैं या नहीं, यह तो आपने चेक नहीं किया। इतना कहने के बाद मुरली भी मोहन के हाथ में हाथ मारकर जोर से हंसने लग जाता है। नीलू कहती है अरे हाँ मोहन, मैं तो यह भूल ही गई थी कि कोई बात नहीं, अगली बार जब किसी लड़की को देखने जाएंगे तो पहले चलवा कर देखेंगे। और नीलू की बात सुनकर सब हंसने लग जाते हैं। कुछ दिनों के बाद दूसरे गांव से सोहन के लिए एक रिश्ता आता है। मुरली अब की बार लड़की देखने से पहले उसके परिवार की सारी जानकारी पता करता है, फिर वह घर आकर बताता है। मुरली कहता है अरे सुनती हो भाग्यवान, मैंने पास वाले गाँव की जो लड़की के परिवार की जानकारी निकलवाई है। लड़की का तो जिससे भी जो पता किया सब यही कह रहे हैं कि बहुत संस्कारी है, पढ़ी लिखी भी है, परिवार वाले भी बहुत मिलनसार हैं, परिवार बहुत ज़्यादा अमीर भी नहीं है, अपना खेत है, खेती बाड़ी करके उसी से अपना गुजारा चलाते हैं। लड़की का एक बड़ा भाई भी है, वह कहता है कि पहले बहन की शादी करेगा तब बाद में शादी करेगा, इसलिए वह लड़की की शादी पहले करना चाहते हैं। कुल मिलाकर सब ठीक है, मैं कहो तो संदेश भिजवा दूं, हम लड़की को देखने आ रहे हैं। नीलू कहती है अगर सब ठीक है तो फिर देर किस बात की, भिजवा दो संदेश और चलते हैं। देखना अब की बार माँ बापू को नहीं बुलाएंगे, बार बार यहाँ आएंगे तो परेशान हो जाएंगे, मौसी मौसा जी को साथ ले चलेंगे। मुरली कहता है एक ही तो नाती है उनका, उन्हें नहीं बुलाएंगे तो परेशान होंगे, मैं खुद उन्हें जाकर ले आऊँगा, तुम फिक्र मत करो। नीलू कहती है ठीक है, जैसा आपको सही लगे। अगले दिन मुरली नीलू के गांव के लिए निकल पड़ता है और नीलू के माता पिता को घर ले आता है और कह देता है कि अब की बार आप एक दिन नहीं बल्कि पूरा हफ्ता रहेंगे, वहाँ कोई आनाकानी मत करना। दोपहर का खाना अपने ससुराल में खाकर मुरली नीलू के माँ बापू को लेकर अपने घर आ जाता है। साथ में उनके कपड़ों का एक बड़ा सा बैग भी होता है, जिसे नीलू देखकर मुरली की तरफ इशारे से पूछती है, पर मुरली हंस देता है। नीलू कहती है बापू लगता है अब की बार हफ्ते भर रहेंगे। बापू कहता है हाँ बेटी, हम तो दामाद जी को समझा रहे थे, अच्छा नहीं लगता इतने दिन रहना,
पर यह जिद करने लगे तो हमें भी क्या करना था, मानना तो पड़ता ही। नीलू बोली, कोई बात नहीं बापू, तो क्या हो गया, यह भी तो आपका अपना घर है। सोहन कहता है, माँ अब की बार आप लोग ही लड़की देख आइए, आपको पसंद आएगी तो हाँ कर देना, मैं क्या करूँगा, पीछे क्लिनिक भी बंद करना पड़ता है, लोगों को दिक्कत भी होती है। और नीलू कहती है, पागलों जैसी बातें मत कर सोहन, शादी कोई खेल नहीं है, थोड़ी लड़की तू भी तो पसंद करेगा ना। अब की बार हम कुछ नहीं कहेंगे, तेरी हाँ होगी तभी हम हाँ करेंगे। सोहन बोला, अरे मेरी भोली माँ, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम मेरे लिए जो करोगी ठीक ही करोगी, पर एक बात कहूँ माँ। नीलू कहती है, हाँ बोल। सोहन कहता है, मेरी उम्र जो अभी कहाँ निकली जा रही है, तुम्हें नहीं लगता बहुत जल्दी मेरी शादी कर रही हो। मुरली कहता है, बेटी शादी के लायक तो तू हो गया है, हमारी जो जिम्मेदारी है वो हम निभाएंगे ही ना, वक्त का क्या भरोसा, बेटा कल हम रहे ना रहे, कौन तेरे लिए ये सब करेगा। नीलम कहती है, बेटा तेरे पिताजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सोहन, अपने जीते जी अपने बच्चों का विवाह कर दें, हर माँ बाप का सपना होता है, हमारी भी उम्र ढल रही है, घर में बहू आ जाएगी तो तेरी तरफ से हम निश्चिंत हो जाएंगे और अपनी ज़िंदगी से मुक्त भी हो जाएंगे, फिर अगर हम मर भी जाएंगे तो हमें अफसोस नहीं होगा। सोहन अपने माता पिताजी को गले लगा लेता है और रोने लग जाता है। सोहन कहता, मेरा पूरा संसार तो तुम दोनों हो, मैं सारी उम्र तुम दोनों के सहारे काट सकता हूँ, पर कभी भी मरने की बात मेरे सामने मत किया करो, मैं सोच नहीं सकता तुम दोनों से अलग होने की भी, मुझे बस यह डर है कोई लड़की आकर हमारे परिवार के प्यार को ख़त्म ना कर दे। नीलू कहती है, नहीं बेटा, तेरे लिए हमारे दिल में प्यार है और यह हमारे जीते जी कभी ख़त्म नहीं होगा, लड़की संस्कारी ढूंढेंगे तेरे लिए, फिर भले ये वो गरीब घर की क्यों ना हो, इसलिए हम लड़की अच्छी ढूंढ रहे हैं। सोहन कहता, माँ भले कम पढ़ी लिखी हो, बस मेरे माता पिताजी का आदर करने वाली हो, मुश्किल घड़ी में साथ देने वाली हो। मुरली कहता, हाँ बेटा, हम खुद भी ऐसी लड़की चाहते हैं, ये सारे गुण उस लड़की में हैं जो रिश्ता गांव से आया है, अभी हम वहाँ जाने को कह रहे हैं, अच्छी लगे तो ठीक है और नहीं लगे तो भी कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है हम पर। अपनी बेटी के परिवार में इतना प्रेम प्यार देखकर नीलू के माता पिता बहुत भावुक हो जाते हैं। मुरली अपने पूरे परिवार समेत लड़की के घर जो लड़की देखने जाता है, जब सब घर में बैठ जाते हैं तो लड़की का भाई बड़े बुजुर्गों के पैरों से हाथ लगाता है और नमस्कार करता है, सबको हाथ जोड़कर। सब लड़के के संस्कार देखकर बहुत खुश होते हैं और सोचते हैं जब लड़का इतना संस्कारी है तो लड़की भी अच्छी होगी। तब लड़की को बुलाया जाता है और लड़की की माँ लड़की को अपने साथ लेकर आती है। गेहुआ रंग, तीखे नए नक्श, सर पर दुपट्टा, आँखों में हया और धीमे धीमे कदमों से बढ़ती हुई वह सबके हाथ जोड़कर नमस्ते करती है। सबके दिल को बहुत भाता है, वह सबको लड़की पसंद आती है। लड़की का नाम रेखा होता है। लड़की बहुत ही संस्कारी होती है। रेखा बस उतनी ही बात करती है जितना कोई सवाल करता है। यह बात नीलू को बहुत अच्छी लगती है। सोहन को भी लड़की पसंद आ जाती है, लेकिन फिर भी वह अपनी माँ को कहता है, अगर तुमको लड़की पसंद है तभी हाँ करना। नीलू कहती है, बेटा सोहन, अगर तुम्हें रेखा से कोई सवाल करना है तो तुम कर लो, एक दूसरे के दिल में जितने भी सवाल हैं अगर पहले हो जाएं तो तसल्ली रहती है। रेखा के पिताजी कहते हैं, बहन जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं। सोहन बेटा तुम रेखा से बात कर सकते हो, हम बाहर चले जाते हैं। सोहन कहता, माँ तुम बाहर मत जाना, तुम मेरे पास ही रहना। नीलू कहती है, अच्छा ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे पास ही रुक जाऊंगी। मुरली और बाकी के सारे घर के लोग दूसरे कमरे में चले जाते हैं ताकि सोहन रेखा से सवाल जवाब कर सके। सोहन कहता है, आपका नाम नहीं पूछूंगा क्योंकि वह तो मैं सबसे पहले मुझे पता चल गया, बस इतना जानना चाहता हूँ आपको मैं पसंद हूँ। रेखा कहती है, जी मेरे माता पिता को पसंद हो तो मुझे भी पसंद हो। सोहन कहते हैं, देखिए वह बात तो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आपके ऊपर कोई ज़बरदस्ती तो नहीं है ना इस रिश्ते को लेकर, बस यही जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई लड़की ज़बरदस्ती मेरे साथ रिश्ते में बंधे। मैं चाहता हूँ अगर मैं आपको पसंद हूँ, अगर मैं आपको अच्छा लगता हूँ, आप तभी इस रिश्ते को हाँ कहिएगा।
रेखा कहती है जी मुझे तो आप पसंद हो, आप में कोई कमी थोड़ी ही है जो आपको कोई नापसंद करेगा। सोहन कहता अच्छा, आपने बारे में बताओ कुछ, जैसे आपको कैसा परिवार चाहिए, आपको कोई सपना हो रहा हो तो बताइए, मेरा ससुराल ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं, क्या आपको क्या पसंद है, मेरा मतलब घर का काम वगैरह। रेखा कहते जी मैं 12वीं कक्षा तक पढ़ाई की है, आगे पढ़ाई करने के लिए कॉलेज जाना पड़ता और गांव से दूर भी जाना पड़ता, इसलिए मैंने खुद ही अपने माता पिता से कह दिया कि मैं बाहर पढ़ने नहीं जाऊंगी। और रही बात ससुराल की, बस मैं यह चाहती हूँ ससुराल चाहे अमीर हो चाहे गरीब, बस परिवार में प्रेम प्यार हो, एक दूसरे की कदर हो, मुश्किलों में सारा परिवार एक दूसरे का साथ देता हो, बस इतना ही काफ़ी है और कुछ नहीं। नीलू और सोहन को रेखा की बातें बहुत अच्छी लगती हैं। सोहन कहता बहुत अच्छा लगा आपका सच जानकर, मेरे परिवार वाले भी यही चाहते हैं, लड़की ऐसी हो जो परिवार में शांति और प्यार बनाकर रखे, और कुछ नहीं चाहिए। हमारे घर में संस्कार सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं, और रही मुश्किलों में एक दूसरे का साथ देने की, तो हम कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते, इसलिए मुश्किल कब आती है कब चली जाती है हमें पता नहीं चलता। फिर भी मैं आपसे बस इतना कहूँगा, मेरे माता पिता की सेवा में कोई कमी ना रहे, मेरे लिए यह मेरा सब कुछ, मेरा संसार है, अगर आप उनकी सेवा करोगी तो समझो मेरी सेवा हो गई। नीलू कहती है रेखा बेटी, मेरे बेटे को तुम पसंद हो तो हमें भी पसंद हो, हम बिल्कुल ऐसी ही लड़की ढूंढ रहे थे जैसी तुम हो, शकल सूरत को कोई मायने नहीं रखती, मैंने तो हमारी सोच हमारे काम आती है, हमारे संस्कार रखते हैं मायने तो, और तुम में संस्कार भरे हुए हैं। फिर भी एक बार बस इतना ही कहूँगी कि हमने अपने बेटे को बड़े प्यार से पाला है, तुम भी अगर हमारे घर में प्यार से रहोगी तो तुम्हें कभी माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने देंगे। रेखा दिल ही दिल में बहुत खुश हो रही थी, उसे लगता है मानो उसका सपनों का संसार मिल रहा हो। वह तो मन ही मन इस रिश्ते को स्वीकार कर चुकी थी, बस सोहन और उसके परिवार वालों की हाँ का इंतजार था। करीब 10 मिनट बाद सोहन और नीलू भी बाहर आ जाते हैं। नीलू मुरली को अपने पास बुलाती है और कहती है लड़की सोहन को भी पसंद है, ऐसा करते हैं लड़की को सिर्फ अभी पैसे देकर रिश्ता पक्का कर लेते हैं और सगाई की तारीख भी अभी तय कर देते हैं। मुरली काका काकी और सोहन के नाना नानी से भी लड़की के बारे में पूछ लेता है क्या उनको लड़की पसंद है। सभी का जवाब एक होता है कि हम काफ़ी खुश हैं, हमें लड़की पसंद है। मुरली लड़की के पिता से कहता भाई साहब हमें यह रिश्ता मंजूर है, हमें आपकी बेटी अपने बेटे के लिए स्वीकार है, अब बस आपकी हाँ का इंतजार है। रेखा के पिता कहते हैं अरे भाई साहब यह तो बहुत खुशी की बात है और हमें भी यह रिश्ता मंजूर है। नीलू अपने बटुए से 500 रुपये निकालती है और 1 रुपया अलग से लेकर पूरे 501 रुपये रेखा के हाथ पर रखती है और उसके सिर पर हाथ फेरती है। रेखा को कहती है रेखा बेटी आज से तुम हमारी हुई। रेखा उठकर नीलू के पैर छू लेती है। रेखा की माँ रेखा को बाकी सबके पैर भी छूने के लिए कहती है तो सोहन के परिवार की तरफ से आए हुए सब लोग रेखा को आशीर्वाद देते हैं और सगाई की तारीख 1 हफ्ते बाद की रख देते हैं। उसके बाद वे वहाँ से अपने गांव के लिए रवाना हो जाते हैं। रेखा के माता पिता रेखा के रिश्ते को लेकर खुश होते हैं। रेखा का भाई भी इस रिश्ते से बहुत खुश था। वह अपने माता पिता से कहता है कि लड़का तो बहुत ही गुणवान है और पिताजी मुझे लड़के के बारे में बहुत से लोगों ने भी बताया है, गांव में उसकी बहुत इज्जत है, उसका परिवार सब लोगों की मदद के लिए हमेशा आगे रहता है। नीलू अब सोहन की सगाई की तैयारी में लग जाती है। घर में उसके माँ बाप भी उसकी मदद करते हैं। काका काकी को भी वो कह देती है कि जब तक सोहन की सगाई नहीं होगी वह इधर ही रहकर काम करवाएं। नीलू अपनी माँ और मौसी को अपने साथ लेकर बाजार जाती है और रेखा के लिए 10 जोड़े महंगे महंगे सूट खरीद लेती है। मेकअप के लिए भी पूरी किट खरीद लेती है। लड़की के भाई के लिए भी वह 2 जोड़े कपड़ों के खरीद लेती है। नीलू घर आकर मुरली से कहती है देखो जी मैं कपड़े वगैरह तो सब खरीद कर ले आई हूँ, लेकिन बहू के जेवरों के लिए आपको ही मेरे साथ चलना होगा। वह खरीदारी तो मैं आपके साथ ही करूँगी, किसी और के साथ नहीं। सोहन को भी साथ ले आना, आप कहोगे तभी साथ जाएगा। मुरली कहता है ठीक है सुबह ही चल देंगे, तुम सुबह जल्दी नाश्ता तैयार करवा देना। सुबह होते ही तीनों शहर के लिए चल पड़ते हैं।
नीलू रेखा के लिए एक एक जेवर उठाती है और सोहन को पसंद करने के लिए कहती है। सोहन नीलू को कह देता है कि माँ, लड़कियों को क्या पसंद है यह तो औरतें ही जाने, मुझे क्या पता उसे क्या पसंद होगा। तब नीलू अपनी पसंद से ही रेखा के लिए पैरों की झांझर वाली पायल, गले के लिए हार, हाथों के लिए सोने के कंगन, माथे के लिए सोने का टीका और रानियों के जैसी बड़ी बड़ी अंगूठी खरीद लेती है। सोहन कहता, माँ अब और क्या क्या खरीदोगे, काफी हो गया। नीलू कहती है, हाँ अभी तो तुम्हारे लिए कपड़े खरीदने बाकी हैं, पुराने ही कपड़ों में सगाई करेगा क्या, कुछ तो आजकल के लड़कों की तरह शौक करने सीख ले। अब मुरली, नीलू और सोहन तीनों कपड़े की दुकान पर जाते हैं। वहाँ सोहन के लिए उसी की पसंद के कपड़े खरीदते हैं। सोहन अपनी पसंद की नीलू के लिए साड़ी खरीदता है और मुरली के लिए भी पैंट और शर्ट खरीदता है। मुरली कहता है, बेटा हमारी तो उम्र हो गई, क्यों पैंट शर्ट डालता हुआ मैं अच्छा लगूंगा, क्या क्या कहेंगे लोग। सोहन कहता है, पिताजी लोग यही कहेंगे कि डॉक्टर का बाप है, कुर्ते पजामे में थोड़ी आता, अब सब आपकी तारीफ ही करेंगे, देख लेना। भला सोहन की जिद के आगे किसी की कहाँ चलती। फिर भी सब खुश थे और खरीदारी करके घर वापस आ जाते हैं। अगले दिन सबको सगाई के लिए जाना होता है, इसलिए सब जल्दी सुबह उठ जाते हैं और तैयारी में जुट जाते हैं। सब नए नए कपड़े पहन लेते हैं, सामान की पैकिंग कर लेते हैं और किराए की 2 गाड़ियां कर लेते हैं। जैसे ही वो सब गाड़ियां लेकर लड़की के गांव जाते हैं, अंदर के से जो सब लोग उनको देखने के लिए बाहर खड़े हो जाते हैं। जैसा कि अक्सर गांव वाले जो देखते हैं कि कोई गाड़ी आती है, तब लोग खड़े ही हो जाते हैं, सब यह जानने के लिए कि रेखा की सगाई है। इसलिए रेखा के घर पर भी लोगों का आना जाना लगा हुआ था। रेखा के घर के आगे जब गाड़ियां रुकती हैं, तब उसके स्वागत के लिए रेखा के भाई, पिताजी और कुछ बुजुर्ग लोग खड़े होते हैं। सबके हाथ में मालाएं थीं और सोहन के परिवार की तरफ से आए आदमियों को वो लोग माला पहना देते हैं और सबको हाथ जोड़कर अंदर आने को कहते हैं। अंदर जाकर नीलू के रेखा के लिए जो भी सामान लेकर आती है, वह रेखा की माँ को पकड़ा देती है। कुछ देर बाद रेखा तैयार होकर सबके सामने आती है। रेखा बहुत ही सुंदर लग रही होती है, आंखों में काजल, सारे जेवर पहने हुए, गुलाबी रंग की साड़ी जिस पर गोल्डन कलर का बॉर्डर था, पूरी साड़ी पर हैवी वर्क किया हुआ था, बड़ी प्यारी लग रही थी रेखा। सोहन तो रेखा को देखता ही रह गया। नीलू भी रेखा को देखकर बहुत खुश थी। रेखा ने अपने ही संस्कार होने का प्रमाण देते हुए सबको नमस्ते की, उनके पैरों को हाथ लगाया, उसे आशीर्वाद सब लोग दे रहे थे। फिर सबके सामने रेखा बैठ गई। जो रस्मों रिवाज थे सब किए। अब रेखा कभी कभी आंख उठाकर चोर नजरों से सोहन को देखकर मुस्कुरा रही थी। रेखा की सहेलियां रेखा के पास बैठी उसे कोहनियां मारकर छेड़ रही थी, मगर रेखा उनकी तरफ देखकर गर्दन हिलाकर मना कर रही थी कि ऐसा ना करें। कुछ देर बैठने के बाद सबके लिए खाना परोसा गया। खाना खाकर सब लोग आराम करने चले गए। रेखा भी अपने कमरे में वापस आ गई। नीलू रेखा के कमरे में उसके साथ ही रही और उसकी पसंद नापसंद पूछती रही, फिर इधर उधर की बातें करती रही, मगर रेखा काफी शांति के साथ सब बातों का जवाब दे रही थी। थोड़ी देर बाद सबके लिए वह रसमलाई लाई और सबने बड़े चाव के साथ खाई। अब कुछ विशेष बातें करना बाकी रह गई थी, जो मुरली और रेखा के पिताजी के बीच होनी थी। मुरली ने जो रेखा के पिताजी को अकेले में बुलाया और कहा कि कुछ जरूरी बात करनी है। रेखा के पिता को लगा शायद दहेज को लेकर कोई बात करनी होगी, इसलिए वह उसके साथ कमरे में चला गया और दरवाजा हल्का सा लगा दिया ताकि उनकी तरफ किसी दूसरे का ध्यान ना जाए। मुरली बोला, देखो भाई स्वरूप, सगाई में तुमने जो किया सो किया और हमारे सिर माथे पर है, लेकिन आगे के लिए आपके आगे हम हाथ जोड़ते हैं। राम स्वरूप बात बीच में काटते हुए कहते हैं, भाई साहब कोई गलती हो गई हमसे, आप बताइए, हम फिर से नहीं करेंगे, ध्यान रखेंगे। कोई कमी पेशी हो तो बताओ भाई साहब, हो सकता है हमसे अनजाने में रह गई हो, हमें माफ कर दीजिए। मुरली कहता, अरे स्वरूपा भाई, हड़बड़ाइए मत ना, कोई गलती नहीं की आपने, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। हम तो बस ये कहना चाह रहे थे, जितना खर्चा तुमने सगाई पर किया उतना शादी पर मत कहना, तुम अपनी बेटी दे रहे हो, यही हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। ऊपर वाले का दिया सब कुछ है जी हमारे, अब सब सोहन का ही है, इसलिए अपनी बेटी देकर आप हम पर जो एहसान कर रहे हैं वह बहुत बड़ी बात है, लेन देन में कुछ नहीं रखा है। स्वरूपा कहता, अरे भाई साहब,
आपने तो हमें डरा ही दिया था। मुझे लगा पता नहीं क्या गलती हो गई है। बेटी के लिए जो जोड़ा है वो तो उसे देना ही पड़ेगा ना। अगर नहीं दूंगा तो गांव वाले 100 तरह की बातें बनाएंगे। समधी जी, लड़की के बाप को बहुत कुछ सोचना पड़ता है। कोशिश यही रहती कि बेटी को कोई ताना ना मार दे। मुरली कहता है, अरे स्वरूपा भाई, तुम उस बात की चिंता मत करो। मेरे घर में किसी ने दहेज नहीं लिया और ये नियम आगे भी रहेगा। मैंने भी अपनी शादी में कोई दहेज नहीं लिया। नीलू के बापू ने जोर जबरदस्ती से जो दिया सो सारा यूं ही पड़ा रहा। क्या फायदा, जब घर में सब हो तो क्यों वाहवाही के लिए दूसरे पर बोझ डालें। बस भाई साहब, आगे कुछ मत कहना। दहेज नहीं चाहिए तो मतलब हमें नहीं चाहिए। रेखा के पिता मुरली की जिद के आगे हार जाते हैं और उनकी बात मान लेते हैं। 1 महीने बाद ही शादी की तारीख रख ली जाती है। शाम ढलने से पहले ही मुरली परिवार और रिश्तेदारों समेत अपने घर वापस आ जाता है। घर जाकर नीलू मुरली से कहती है, जी आप रेखा के पिताजी से क्या बात कर रहे थे? सब लोग देख रहे थे कि पता नहीं क्या बात हो गई है। मुरली कहता, अरे कुछ नहीं, तुमने देखा नहीं रेखा के पिताजी ने कितना खर्चा किया है सगाई पर। मैं सोच रहा था अगर सगाई पर इतना खर्चा कर रहा है तो शादी में तो पता नहीं कितना करेगा। इससे गांव वालों का क्या संदेश जाएगा कि हम दहेज के लोभी हैं। सब कुछ होते हुए भी लड़की के परिवार वालों से दहेज ले रहे हैं। मुझे यह सब अच्छा नहीं लगा नीलू। बस इसलिए मैंने उन्हें बोल दिया साफ साफ की शादी होगी तो बिल्कुल सीधे तरीके से, कोई ताम झाम नहीं चाहिए, ना ही कोई खर्चा। नीलू कहती है, जी आपकी इसी सोच पर तो मैं आपकी इतनी कद्र करती हूँ और पूरे गांव वाले भी आपकी तारीफ करते नहीं थकते। सोहन को बाहर अपने माता पिता की सारी बातें सुनाई दे रही थी। वह और भी खुश होता है कि उसके पिताजी कितने भले इंसान हैं। अब शादी की तैयारी भी जोर शोर से होती है। नीलू के माता पिता शादी से 15 दिन पहले आने का कहकर चले जाते हैं और नीलू उन्हें कहती है कि थोड़ा और जल्दी आ जाएं, लेकिन फिर वो कहते हैं कि नहीं बेटा, घर को अकेला छोड़कर इतने दिन पहले हम नहीं आ सकते। नीलू के माता पिता जैसे ही घर जाते हैं, नीलू और मुरली उनको विदा करके घर के अंदर वापस आ रहे होते हैं कि तभी एक गाड़ी का हॉर्न सुनाई देता है। वो वापस अपने गेट की तरफ आते हैं तो देखते हैं कि रूपल के पिता उनके गेट पर डोरबेल बजाने ही वाले थे। मुरली गेट खोलता और उनसे कहता है, क्या बात है, आप यहाँ किस लिए आए हो? रूपल के पिताजी कहते हैं, प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी सोहन से एक बार बात करवा दीजिए। मुरली कहता, आप मेरे बेटे को परेशान करने के लिए आ गए हैं, मैं ये आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। मेरे बेटे का पीछा छोड़िए, उसकी शादी होने वाली है, अब आप क्या चाहते हैं? रूपल के पिताजी मुरली के मुंह से सोहन की शादी की बात सुनकर थोड़ा हैरान हो जाते हैं। सोहन बाहर का शोर सुनकर जो बाहर आ जाता है और रूपल के पिताजी को देखकर ठिठक जाता है और सोचता है पता नहीं अब ये क्यों आए हैं। सोहन कहता है, अंकल कि आप इधर, क्या बात है, आप यहाँ कैसे आए? तो रूपल के पिताजी कहते हैं, बेटा रूपल की हालत बहुत खराब है, वह दिन पर दिन बीमार होती जा रही है। डॉक्टर ने कह दिया कि अब उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। मैं चाहता हूँ कि उसके आखिरी दिनों में तुम उसके साथ रहो। इससे पहले मुरली या नीलू से कोई कुछ कहता सोहन बोल पड़ता है, देखिए अंकल, मैं किसी और के साथ कैसे रह सकता हूँ? अब अगर मैं आपकी बेटी के साथ रहता हूँ तो ये समाज में अपनी बदनामी करवाने का काम है, और दूसरा मैं जिस लड़की से शादी कर रहा हूँ मैं उसे धोखा नहीं देना चाहता। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। और अंकल, मुझे जो कहना था मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, आप दोबारा किसी भी तरह की मदद के लिए हमारे पास मत आइएगा। मेरा परिवार बसने जा रहा है, मैं नहीं चाहता गांव वाले मेरे या मेरे पिताजी के बारे में कुछ गलत बोलें। ऐसा नहीं है कि मुझे आपसे हमदर्दी नहीं है, मुझे आपसे पूरी हमदर्दी है, लेकिन मेरे माता पिता के प्रति मेरे बहुत सारे फर्ज हैं और उनकी आप मुझे जो अच्छे से जानते हैं कि मुझे उनकी बदनामी बिल्कुल पसंद नहीं है। आप खुद अपनी बेटी को समझाएं और प्यार दें। धन्यवाद, अभी आप यहाँ से जा सकते हैं। रूपल के पिताजी बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में बहुत उदास होते हैं और सोचते हैं, एक तरफ सोहन है जिसे अपने माता पिता की इतनी फिक्र है कि वह कोई भी गलत काम करके उनका दिल नहीं दुखाना चाहता, और दूसरी तरफ उनकी खुद की बेटी है जिसने किसी और के लिए खुद की जिंदगी खराब कर दी है, लेकिन अपने माता पिता के बारे में जरा भी नहीं सोचती। काश मेरी औलाद भी सोहन के जैसी होती तो मुझे दूसरों के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ता। रूपल के पिताजी घर आ जाते हैं और अपनी बेटी के पास सिरहाने बैठ जाते हैं, उसके सिर पर हाथ फेरते हैं। वह एक उम्मीद लिए बैठी थी कि सोहन उससे मिलने आएगा, लेकिन वह अपने पापा के चेहरे को देखकर समझ जाती है सोहन नहीं आया है।
उसके पिताजी उसे समझाते हैं कि बेटा सोहन की उम्मीद रखना छोड़ दे। सोहन की अब शादी होने वाली है और वह जिस लड़की से शादी कर रहा है उसके प्रति बहुत वफादार है। वह सबसे बढ़कर अपने माता पिता के लिए वफादार है। वह तुमसे शादी करने के लिए कभी नहीं मानेगा। तुम उसका ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो और कुछ अच्छा सोचो। रूपल जैसे ही सोहन की शादी की बात अपने पापा के मुंह से सुनती है तो उसे बड़ा दुख होता है। उसका चेहरा जो पहले एक उम्मीद से मिला हुआ थोड़ी चमकती तुरंत बुझ जाता है। उसे ऐसा लगता है मानो कई सारे तीर उसके दिल में किसी ने चुभा दिए हों। रूपल कहती है पापा ऐसा नहीं हो सकता। सोहन ऐसा कैसे कर सकता है? उसे पता नहीं है मैं उससे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। वह ऐसा नहीं कर सकता पापा। एक बार कह दो आप झूठ बोल रहे हैं। मुझे समझने के लिए या मुझे समझाने के लिए कह रहे हैं कि पापा प्लीज आप बोलिए ना। एक बार बोल दो यह सच नहीं है। रूपल की मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है। उसे तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। वहाँ उसके टेस्ट किए जाते हैं और पता चलता है कि सदमे की वजह से वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है। रूपल की सौतेली माँ मन ही मन बहुत खुश होती है। उसे लगता है उसके बच्चों के भविष्य में जो एक कांटा था वह निकल चुका है, क्योंकि वह जानती थी रूपल अब ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेगी। उधर मुरली और नीलू एक दिन आपस में बातें कर रहे थे कि रूपल कितनी अच्छी लड़की थी। आज उसकी हालत देखो क्या हुई पड़ी है। शुक्र है हमारा बेटा समय से गांव वापस आ गया, वरना कहीं वह भी रूपल की तरह ही जो करने लग जाता तो हम दोनों तो कहीं के भी नहीं रहते। हमारा एक सहारा है, हमारा इकलौता सोहन। लेकिन रूपल के लिए हमें बुरा लग रहा है। क्या करें, अगर सोहन रूपल के रिश्ते के लिए खुद से हाँ कर देता तो हम थोड़ा सोचते भी, मगर हमारा बेटा सोहन ही जब उससे शादी नहीं करना चाहता तो हम भी क्या कर सकते हैं। मुरली सुबह के समय खेत के लिए जाने लगता है, लेकिन सोहन उसे आवाज देकर रोकता है और बाहर आंगन में बैठने के लिए कहता है और बोलता है कि उसे कोई जरूरी बात करनी है। सोहन कहता है पिताजी मुझ पर कितना भरोसा करते हैं आप? मुरली कहता है बेटा यह कोई पूछने की बात है, हम खुद से भी ज्यादा तुझ पर भरोसा करते हैं। सोहन कहता तो पिताजी मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बार रूपल को मैं खुद जाकर समझा दूं, शायद वो मान जाए। मुरली कहता है बेटा मैं तुम्हारे दिल की बात जानता हूँ, तुम रूपल का भला ही चाहते हो, लेकिन बेटा तुम्हें तो पता है ना उसकी दिमागी हालत कैसी हो रखी है। मुझे तो बस इस बात का डर है कि उसे कुछ हो गया तो कहीं तुम्हारे ऊपर वही लोग इल्जाम न लगा दें। और फिर बेटा रेखा के बारे में सोचो, तुम्हें क्या लगता है क्या रेखा को अगर इस बात का पता चलेगा तो उसे कैसा लगेगा? सोहन कहता है पिताजी मैं इस बारे में सोच रखा है, मैं रेखा को सब कुछ सच बता दूंगा, क्योंकि मेरे तो कोई भी गलती नहीं है ना पिताजी? और रूपल मुझसे प्यार करती है, मैं तो नहीं करता उससे। मुझे भरोसा है कि रेखा मेरी बात को समझेगी। और पिताजी मैं तो यह चाहता हूँ कि रेखा भी मेरे साथ चले, लेकिन मैं यह भी जानता हूँ कि रेखा शादी से पहले जो मैं अपने साथ उसे कहीं ले जाना हमारे रिवाज और हमारे समाज के खिलाफ होगा। अब तुम ही बताओ पिताजी मैं क्या करूं? मुरली कहता बेटा मुझे अच्छा लगा तुमने अपने दिल की बात मुझसे कही। मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि कोई भी फैसला सोच समझकर कर लेना चाहिए। जब फैसला लो तो पहले उसके अंजामों के बारे में सोच लो, फिर ही किसी फैसले पर मोहर लगाओ, वरना जिंदगी भर पछताने के सिवाय कुछ नहीं रहेगा। मैं चाहता हूँ तुम जो रेखा को कुछ मत बताओ बेटा, वह एक लड़की है। सोचो उसे कैसा लगेगा जब उसे यह पता चलेगा उसका पति ऐसी लड़की से मिलने जा रहा है जो उसके पति से प्यार करती है। लड़कियां बहुत भावुक होती हैं बेटा, शायद वह यह बात बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। सोहन कहता है हाँ पिताजी आप सही कह रहे हैं। मुरली कहता है बेटा सब ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दो। इतना कहकर मुरली खेत की तरफ चला जाता है। नीलू सोहन की व्यथा को समझ रही थी, क्योंकि वह जानती थी सोहन बहुत ही कोमल दिल का है। उसके दिल में हालांकि रूपल के लिए कोई भावना नहीं है, लेकिन इंसानियत के नाते वह उससे हमदर्दी रखता है।